13 हो चुके हैं। हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सब टॉपिक 18.4 जिसके दो एसएलओज हैं आपके पास। 18.4.1 जिसमें कह रहा है डिस्क्राइब करो कॉम्पटेंस इफेक्ट को, एंड दूसरे में कह रहा है कंपेयर करो पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनाहिलेशन को। कल हमने देखा था आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करने से पहले हमने देखा था, चल जा मेरे भाई, हमने देखा था कि आपके पास पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को आपके पास ये चार इफेक्ट्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जिसमें एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो कि हमने कल डिटेल में स्टडी किया अकॉर्डिंग टू ऑल दीज थ्री एसएलओज। उसके बाद कॉम्पटेंस इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन होता है और पेयर एनाहिलेशन होता है। हालांकि पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनाहिलेशन को ये एक मान के लिखो या दो अलग करके लिखो, आपकी मर्जी है। आज हम ये सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों करेंगे इन दो एसएलओज के हिसाब से। सो कॉम्पटेंस इफेक्ट का अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ऐसे ही बता दूं क्या होता है, तो जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, नॉर्मली एक्सरे इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक्सरे फोटोन जब एक अब्दुल्ला ओके जब एक एक्सरे फोटोन का हम इंसिडेंट करते हैं किसी मैटर के ऊपर, तो वो एटम एक्सरे फोटोन उस मैटर के अंदर जाता है, एटम के अंदर, और वहां पे बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को हिट करता है। इलेक्ट्रॉन को अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करता है। उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करने की वजह से फोटोन की खुद की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। एनर्जी कम हो जाती है मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि फोटोन की वेवलेंथ में इंक्रीज आ जाता है। तो ये जो चेंज इन वेव इंक्रीज इन वेवलेंथ या डिक्रीज इन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी होता है जब फोटोन आपका एक इलेक्ट्रॉन को हिट करके उसे काइनेटिक एनर्जी देता है, इस अफेक्ट को या इस फिनोमिना को हम कहते हैं कॉम्पटेंस अफेक्ट। तो बिफोर लाइक गोइंग डीप इनटू दीज थिंग्स, मैं आपको तीन वीडियोस दिखाऊंगा जो कि मेरे पास अभी हैं। उन तीन वीडियोस को देखेंगे, उसके बाद जो चीजें रही हुई होंगी उन्हें हम लिखेंगे अपने पास, स्टडी करेंगे लेटर। तो जस्ट मुझे इन्फॉर्म कर देना अगर आपके सामने I shared another screen for video and आवाज भी शेयर कर दी है। नाउ लेट्स वॉच दिस वीडियो। तो बेसिकली उसके एटम के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और अगर वो इंटरेक्शन कुछ इस तरह से हो जिसमें हमने यूज किया एक्सरे फोटोन को, और एक्सरे फोटोन एटम के आउटर मोस्ट बताया था कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मेटल पर फॉल करती हैं तो बेसिकली उसके एटम के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और अगर वो इंटरेक्शन कुछ इस तरह से हो जिसमें हमने यूज किया एक्सरे फोटोन को, और ये एक्सरे फोटोन एटम के आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करे, तो इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाएगा और फोटोन रिमेनिंग एनर्जी के साथ एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगा। यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों की स्कैटरिंग को ऑब्जर्व किया। जिस डायरेक्शन में फोटोन स्कैटर होता है उस डायरेक्शन को हम थीटा से इंडिकेट करते हैं। ये स्टूडेंट, इस प्रोसेस में जहां इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों की स्कैटरिंग होगी, फोटोन कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं होगा, इसे कहा जाता है कॉम्पटेंस इफेक्ट। वेरस आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता था, अपनी कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर कर देता था इलेक्ट्रॉन को। क्योंकि इसको ऑब्जर्व किया था होली कॉम्पटेंस साइंटिस्ट ने, और उसके नाम पर ही इसको कहा जाता है कॉम्पटेंस इफेक्ट। ये स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जब फोटोन इस इंटरेक्शन के बाद स्कैटर होगा तो ऑब्वियसली उस फोटोन के पास जो एनर्जी होगी वो अपनी ओरिजिनल एनर्जी के कंपैरेटिवली कम होगी, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में यूज कर लिया था। इसलिए जब आप स्कैटर्ड फोटोन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी वेवलेंथ ओरिजिनल फोटोन की वेवलेंथ के कंपैरेटिवली एक बिगर वेवलेंथ होगी, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो गई है। और आप जानते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतना ही उसकी एनर्जी की वैल्यू कम होगी। ये स्टूडेंट, इस ऑब्जर्वेशन को अगर आप अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग देखें तो बुक्स में अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। इसमें आपके पास एक एक्सरे ट्यूब है। इस एक्सरे ट्यूब में से जब एक्सरे फोटोन इमिट हुए तो हमने उसे फॉल किया ग्रेफाइट टारगेट पर। ग्रेफाइट टारगेट में मौजूद एटम्स के साथ जब एक्सरे फोटोन ने इंटरेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने के साथ साथ फोटोन खुद भी डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हुआ, और इन स्कैटर्ड फोटोन को एक डिटेक्टर के थ्रू हमने ऑब्जर्व किया एट डिफरेंट एंगल्स। और डिफरेंट एंगल्स पर जब हमने फोटोन को ऑब्जर्व किया तो हमें मिली फोटोन की डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट वेवलेंथ्स। और इन चेंज इन वेवलेंथ के लिए जब फार्मूला कैलकुलेट किया गया तो जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन दोनों कंजर्वेशन लॉज को यूज करके कॉम्पटेंट ने जो मैथमेटिकल फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ फोटोन कैलकुलेट
कैलकुलेट किया वो फार्मूला था डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू h ओवर m नॉट c 1 माइनस cos थीटा। इस फार्मूला में डेल्टा लैम्डा फैक्टर कहलाता है कॉम्पटन शिफ्ट या चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, और थीटा वो एंगल है जिस पर फोटोन डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर होगा, यानी थीटा की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी। ये स्टूडेंट अगर आप इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस की डिटेल में जाएं तो वो एक लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। लेकिन क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो हम उस प्रोसेस को या उस प्रोसीजर को स्किप करेंगे और डायरेक्ट ही इस रिजल्ट को कंसीडर करेंगे। और हम ये देखेंगे कि तीन डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर फोटोन स्कैटर होता है तो उसकी वेवलेंथ की वैल्यू या कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी। तीन पॉसिबिलिटीज जो स्कैटरिंग के लिए हमने कंसीडर की वो ये हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता हुआ, वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में ही मूव करता गया। इस सिचुएशन में अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ और ओरिजिनल फोटोन की वेवलेंथ ऑलमोस्ट सेम है। सेकंड पॉसिबिलिटी हम ये लेते हैं जिसमें ये जो फर्स्ट केस है ना, इस फर्स्ट केस को हमें ना कॉम्पटन्स इफेक्ट में अक्सर कैलकुलेट नहीं करते, बिकॉज फर्स्ट केस में यही हो रहा होता है कि आपके पास फोटोन सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो अपनी ना लाइक नेग्लिजिबल एनर्जी देता है, और उसकी एनर्जी में, फ्रीक्वेंसी में या वेवलेंथ में नेग्लिजिबल चेंज आता है। तो नेग्लिजिबल चेंज होने की वजह से फर्स्ट केस को हम कॉम्पटन्स इफेक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं मानते। आपने देखा कि फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करने के बाद एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन या 90 डिग्री पर स्कैटर हो गया, और इस स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ ओरिजिनल फोटोन की वेवलेंथ से बड़ी है, जिसका मतलब कि इस फोटोन की एनर्जी ओरिजिनल फोटोन की एनर्जी के कंपैरेटिवली कम है। थर्ड हम पॉसिबिलिटी लेते हैं बैकवर्ड स्कैटरिंग की, जिसमें फोटोन अपने ओरिजिनल डायरेक्शन के एक्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में स्कैटर हुआ। इसे बोला जाता है 180 डिग्री स्कैटरिंग। इस प्रोसेस में जब फोटोन स्कैटर होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में तो उसकी वेवलेंथ ओरिजिनल वेवलेंथ के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। जितनी बड़ी वेवलेंथ में आपने ऑब्जर्व की, या आपको ये बताइए कि इस केस में जब फोटोन बैकवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर होगा तो वो एक मिनिमम एनर्जी के साथ स्कैटर होगा। अब हम इन तीनों स्टेप्स को या इन तीनों स्कैटरिंग के प्रोसेसेस को मैथमेटिकली ऑब्जर्व करते हैं कि इन तीनों केसेस में कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी। फिर दूसरी वीडियो की तरफ चलते हैं। तरह अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंपैरेटिवली हाई एनर्जी एक्स-रे फोटोन यूज करते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये शायद यहाँ पे जिस पॉइंट की तरफ जा रहा है उसे ऑलरेडी बता दूं मैं। आपके पास हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है मिनिमम 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ओके, अगर आपकी एनर्जी 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है तो आपके पास कॉम्पटन्स इफेक्ट होता है। और अगर आपकी एनर्जी 1.02 से ज़्यादा है तो आपके पास पेयर प्रोडक्शन का इफेक्ट होता है। ओके, और नॉर्मली अगर बात की जाए तो आपके पास पेयर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास जो फोटोन होता है वो होता है नॉर्मली यूवी रेज में से होता है। कॉम्पटन्स इफेक्ट में नॉर्मली एक्स रेज होती हैं, एंड पेयर प्रोडक्शन में नॉर्मली आपके पास गामा रेज होती हैं। सही है। तो वो किस तरह इलेक्ट्रॉन्स को एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर करेगा और खुद एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगा। इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग का एंगल ड्रॉ करें तो उसे फाई से इंडिकेट किया जाता है, जबकि थीटा टर्म यूज होती है फॉर स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स। अगेन अगर आप देखें डियर स्टूडेंट तो ये एक्सपेरिमेंट भी यही बता रहा है कि जो लाइट या एक्सरे आपने यूज की है वो पार्टिकल नेचर कैरी करती है, क्योंकि पार्टिकल नेचर के ही अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है कि एक पार्टिकल जब एक रेस्ट वाले पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करे, इतनी एनर्जी स्ट्राइकिंग पार्टिकल के पास हो कि वो उस रेस्ट वाले पार्टिकल को भी मूव करवा ले और खुद भी रिमेनिंग एनर्जी के साथ एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो। सो कॉम्पटन इफेक्ट अगेन ये प्रूव करता है कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर, व्हिच इज इन एविडेंस विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिजल्ट। और वो भी ये कहता था कि लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल। एंड अगेन कॉम्पटन इफेक्ट की भी कंक्लूजन यही थी कि अच्छा, अगर कोई बंदा ये पूछे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट में नहीं होता, वो रिवॉल्व कर रहा होता है, तो इसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की स्पीड एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ एक्सरे फोटोन बहुत ज़्यादा कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे। और यहाँ पे जो डेरिवेशन हो रही है आपके पास, उसमें में जो मोमेंटम निकाल रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो उसका इनिशियल मोमेंटम भी जीरो बता रहे होते हैं, बिकॉज इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो हम कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ नेग्लिजिबल। तो एज अ रिजल्ट इसकी जो डेरिवेशन है वो हमारा एसएलओस का पार्ट नहीं है बाय द वे, बट उसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों यूज कर रहे होते हैं। तो आपके पास, अच्छा दिस इज अनदर वीडियो, ये कंप्लीट वीडियो होगी। खैर, तो आपके पास हम इनिशियल स्पीड ऑफ रेस्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दैट इज जीरो, जिसकी वजह से इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो जीरो होता है इसकी डेरिवेशन में। ये एक और वीडियो ऐसे भी देख लेते हैं। Welcome to this video on the Compton effect, where we'll explore the nature of the Compton effect, also known as Compton scattering, involves the scattering of high-energy photons by charged particles, usually electrons. When a high-energy photon with a specific wavelength and frequency interacts with an electron, it transfers some of its energy and momentum to the electron. This collision changes the photon's wavelength, frequency, and direction while causing it to lose energy. As a result, the photon's wavelength becomes longer, and this change is referred to as the Compton shift. To understand the Compton effect, we need to consider light as particles known as photons.
By analyzing the collision between the electron and the photon as an elastic collision, we can calculate the observed change in the photon's wavelength. The conservation of energy and momentum before and after the collision allows us to establish a relationship for the change in the scattered photon's wavelength. The change in wavelength depends on the scattering angle at which the scattered photon is observed. For small angles, the change in wavelength is relatively small. As the scattering angle increases, the Compton shift also increases. When the scattering angle is 180 degrees, the maximum Compton shift occurs. The Compton effect played a significant role in confirming the particle-like behavior of light and supporting the development of quantum mechanics. It provided experimental evidence that light behaves as particles called photons, contributing to our understanding of the dual nature of matter and radiation. We hope this video चलो, जो छोटी मोटी चीजें थी वीडियोस में देख ली, अब रिमेनिंग थिंग्स या इन सारी चीजों को हम वापस अपने पास रिवाइज करेंगे। आई होप वीडियोस की एनिमेशन से ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अपनी थोड़ा करते हैं कारकर्दगी। चल जा। हेलो। हेलो। स्क्रीन दूसरी शेयर्ड हो जाए वापस तो मुझे बताना, ये गायब हो गई। लाइक अगेन वही लोडिंग वाला सीन इसमें आ जाता है जब बहुत ज्यादा एक फाइल के अंदर अपन लिख लेते हैं। ओके, दूसरी स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर्ड है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पटन्स इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, लाइक हमें सिर्फ डिस्क्राइब करना है। तो हमने क्या देखा अभी तक, लाइक थोड़ा सा सेटअप अरेंजमेंट बनाते हैं हम। क्या आपके पास एक सेंटर है जिसमें न्यूक्लियस होगा, ओके, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में आपके पास शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही है। दीज आर योर इलेक्ट्रॉन्स हियर। सही है। और हम एक फोटोन को यहाँ पे भेज रहे हैं, लाइक दिस इज योर फोटोन। एक्स रे फोटोन है आपका ये, सही है। और यहाँ पे ये आता है और आके सपोज करते हैं इसके साथ कोलाइड करता है, ओके। दिस कम्स एंड ये आके इसके साथ कोलाइड करता है। इसके साथ कोलाइड करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, वो इलेक्ट्रॉन आपका स्केटर हो जाता है इस डायरेक्शन में, लाइक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में निकल जाता है। गुड। और ये जो आपका एक्सरे फोटोन है ये आपका इस डायरेक्शन में सपोज करते हैं चला जाता है, फाइन। अब आपके पास ये जो लाइक कॉम्पटन्स इफेक्ट हम देख रहे हैं, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए था असल में इस डायरेक्शन में, लाइक सॉरी फोटोन को जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में सीधा सीधा, अगर ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को इनकाउंटर नहीं करता। लेकिन हमने देखा ये सीधा जाने की बजाय से इलेक्ट्रॉन से टकराया। एज अ रिजल्ट इसने अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी या अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर निकल गया, सही। एंड सेकेंडली ये भी स्केटर हो चुका है दूसरी डायरेक्शन में यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जिस डायरेक्शन में स्केटर हुआ है वो हम लिख लेते हैं, ये आपके पास एंगल, दिस इज द एंगल विद विच आपका ये इलेक्ट्रॉन, आपका ये जो फोटोन है वो चेंज हुआ है, लाइक अपनी डायरेक्शन चेंज की है। एंड दिस वन इज द एंगल फाई
फाई इज द एंगल जिस डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ है। याद रख लो, फाई और थीटा ये दो अलग एंगल हैं, दोनों बराबर नहीं है। अक्सर बच्चे इन्हें बराबर समझ लेते हैं। एक और चीज हम बात करते हैं अब। हमने देखा एक फोटोन आ रहा है, तो फोटोन की एनर्जी जो है वो क्या होगी, एच एफ अकॉर्डिंग टू प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स फॉर्मूला। सही है। सो ये इसकी इनिशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी वन कह रहा हूँ, एनर्जी वन कह रहा हूँ। और आफ्टर आफ्टर स्कैटरिंग इसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी E2, यानी कि एनर्जी चेंज हो जाएगी, बिकॉज उसने कुछ अमाउंट ऑफ एच एनर्जी दे दी है इलेक्ट्रॉन को। तो ये हो जाएगा HF2। और इसी एनर्जी को मैं लेमडा की फॉर्म में लिख सकता हूँ, Hc/λ1। सही। सेम फॉर्मूला है, मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट की है, हमें पता है फ्रीक्वेंसी बराबर होती है C/λ के। तो इस बेसिस पे हमने ये यूज किया। अब यहाँ पे हम थोड़ा रिलेशन बताते हैं कि आपके पास इनिशियली एनर्जी आपकी जो एनर्जी वन है वो ग्रेटर देन एनर्जी टू है, बिकॉज इसने अपनी कुछ एनर्जी दे दी है इलेक्ट्रॉन को और रिमेनिंग एनर्जी के साथ ये मूव कर रहा है। और इसकी एनर्जी वन ग्रेटर है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी वन भी इसकी ग्रेटर होगी फ्रीक्वेंसी टू से। बट इसका जो इनिशियल वेवलेंथ है वो छोटा होगा फाइनल वेवलेंथ से, बिकॉज जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। इनवर्स रिलेशन है आपके पास, यू कैन सी एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। तो इस हिसाब से ये तीन चीजों का आपके पास आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए आपके पास ये जो फोटोन है ये एक पर्टिकुलर एंगल के साथ जा रहा है, यानी कि उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन कुछ और थी और आफ्टर स्कैटरिंग इसकी डायरेक्शन कुछ और है। सही है। और सेम वे में हम यहाँ पे फोटोन का इनिशियल मोमेंटम काउंट करते हैं, फाइनल मोमेंटम काउंट करते हैं। और सेम वे में इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम एंड एनर्जीज को काउंट करते हैं और उस हिसाब से हम डेरिवेशन करते हैं, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर एसएलओ। बस हमारी ऑब्जर्वेशन अभी तक की ये रही कि जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन सॉरी एक फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, कोलाइड करता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी कुछ एनर्जी दे देता है। ओके। एंड देन वो स्केटर कर जाता है एक डिफरेंट डायरेक्शन में। तो हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है इन विच तीन चीजें होती हैं, तीन ही चार चीजें होती हैं। वेवलेंथ, इंक्रीज होती है। एनर्जी डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। डिक्रीज एंड डायरेक्शन ऑफ फोटोन is also changed। ये चार नंबर होते हैं। एक तो आपके पास वेवलेंथ इंक्रीज होती है फोटोन की, उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डिक्रीज होते हैं और उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ओके। कब होती है? व्हेन फोटोन, और ये फोटोन नॉर्मली हम कौन सा ले रहे होते हैं, एक्सरे। एक्सरे फोटोन होता है हमारा, जिसकी एनर्जी आपकी होती है अप्रोक्सीमेटली लाइक 0.5 और 0.5 एंड 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान की एनर्जी होती है। ओके। तो व्हेन फोटोन interacts with an electron। ओके। ये चीजें आपके पास होती हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कॉम्पटन्स इफेक्ट। कॉम्पटन्स इफेक्ट।
गुड है। यहाँ पे हमने इसे डिफाइन कर लिया अच्छे से और इसकी कंसेप्चुअल वीडियोस के थ्रू भी हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। ओके, इसका फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी आप लोगों को बताया गया है, दैट इज चेंज इन लेमडा बराबर है एच ओवर एम नोट सी इंटू 1 - cos थीटा। ओके, थीटा कौन सा एंगल था? थीटा इज द एंगल बाय विच योर फोटोन इज स्केटर्ड। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला है। और ये जो और ये जो आप देख रहे हो डेल्टा लेमडा, ये आपके पास है कॉम्पटन शिफ्ट। इसे हम कॉम्पटन का शिफ्ट कहते हैं। ओके, और ये आपके पास क्या होता है? वेवलेंथ 2 माइनस वेवलेंथ 1 के बराबर है। ओके, ये कॉम्पटन का शिफ्ट होता है जिस डेल्टा लेमडा। एच आपका प्लांक्स कांस्टेंट है। एम नॉट आपके पास मास है और सी आपके पास लाइट की स्पीड है। थीटा आपके पास एंगल है बाय विच आपका जो फोटोन है वो स्केटर हुआ है। सही है। अब यहाँ पे अगर मैं थीटा 0 रख रहा हूँ तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी कॉम्पटन शिफ्ट की? हाँ भाई, अगर मैं थीटा को 0 रख रहा हूँ कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी? खुदा के बंदो जल्दी से बता दो। cos 0 1 के बराबर हुआ तो फिर 1 - 1 हो जाएगा, तो ये तो फिर 0 हो जाएगा। और कॉम्पटन शिफ्ट 0 हो जाएगा, चेंज इन वेवलेंथ नहीं होगा, तो यहाँ पे आपके पास कॉम्पटन अफेक्ट ही नहीं होता। ओके, अच्छा वेट फॉर अ वाइल, जस्ट जस्ट फॉर अ मिनट, एक कंफ्यूजन है, शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँ, कंफर्म कर लूँ। नहीं, सही चल रहा है सब। ओके, दिस वाज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, सही है, ऑफ फोटोन। फोटोन जिस एंगल से स्कैटर्ड हुआ है, तो अगर आपके पास इफ थीटा आपके पास बराबर है 0 डिग्रीज के, देन डेल्टा लेमडा आपका 0 होगा, 0 मीटर। एंड अगर आपके पास कॉम्पटन सॉरी एंगल बराबर है 90 डिग्रीज के, तो आपके पास cos 90 0 होता है, 1 - 0 आपके पास जो वैल्यू आएगी डेल्टा लेमडा की, डेल्टा लेमडा बराबर आएगा एच ओवर एम नोट सी के। और इस वैल्यू को हम कहते हैं लेमडा सी। लेमडा सी आपका क्या है? लेमडा सी इज योर कॉम्पटन वेवलेंथ। सही है। एंड लास्ट आपके पास है, अगर थीटा 180 के बराबर हो, दिस इज द मैक्सिमम एंगल जो कि हो सकता है, तो आपके पास डेल्टा लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 टाइम्स एच ओवर एम नोट सी के। बिकॉज cos 180 -1 के बराबर होता है। 1 - 1 करोगे तो आपके पास 2 आएगा। 2 तो 2 h/m0c हो जाता है। तो ये आपके पास बराबर है 2 टाइम्स कॉम्पटन वेवलेंथ के। तो ये आपके पास दिस इज द मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट, एंड दिस इज ऑल व्हाट आपके पास कॉम्पटन अफेक्ट होता है।
अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट एसएलओ की साइड, दैट इज पेयर एनाइलेशन, सॉरी पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनाइलेशन। आपका एसएलओ बेसिकली कह रहा है कंपेयर करो इन दोनों फिनोमिनास को, पर इन दोनों फिनोमिनास को कंपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों में पता होना चाहिए होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। इस अमल को हम कहते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्यों कहते हैं ये भी पता चल जाएगा अभी। लाइक यही केस ले लो आप, यहाँ पे आपने एक्सरे की जगह पे गामा रेस की एनर्जीज भेजी, और आपके पास ये गामा रेज लाइक लाइट ऐसे कॉपी पेस्ट बना लेता हूँ दूसरा, चलो। नीचे क्यों चला जाता है। दूसरा हम बना लेते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, ये इसके शेल्स हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। और यहां से आप एक भेजते हो गामा रे को, ओके, दिस इज योर गामा रे। गामा रेज की एनर्जी जो है वो सबसे मैक्सिमम होती है, एक्सरे से भी ज्यादा एनर्जी होती है, ओके। और ये मूव करता हुआ आता है आपके पास, लाइक इट कम्स एंड मूव्स लाइक फ्रॉम टू दिस पॉइंट, यहाँ तक वो आ जाता है, ओके। अब इस पॉइंट पे जहाँ पे इसे न्यूक्लियस मिलता है, न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की फील्ड में या इस रीजन में, ये गामा रे कन्वर्ट हो जाता है दो पेयर्स में। एक इलेक्ट्रॉन बनता है यहाँ पे, और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन बनता है और दूसरा पॉजिट्रॉन बनता है, सही है। तो आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा बनता है पॉजिट्रॉन, सही। और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन यहाँ पे आप अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं जब ये बनते हैं। सो यहाँ पे यू कैन सी एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है, मैटर है, और एनर्जी गामा रे क्या है, आपके पास एनर्जी है। ये दोनों मासलेस पार्टी और गामा मासलेस पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मास वाले पार्टिकल्स हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पे गामा मास लेस है, इसके पास मोशन की वजह से कोई ना कोई मोमेंटम है। उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए पेयर प्रोडक्शन का अमल हमेशा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है, ओके। बिकॉज इस केस में क्या होता है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बनते हैं, तब आपके पास इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, पॉजिट्रॉन के भी पास मास होता है। ये जब दोनों मूव करते हैं तो इनका कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है, लाइक कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है। लेकिन वो मोमेंटम इतना ज्यादा नहीं होता कि वो है ना गामा रेस के मोमेंटम के बराबर हो जाए। तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए आपका न्यूक्लियस थोड़ा बहुत रिकॉइल करता है, ये थोड़ा बहुत रिकॉइल करता है। तो न्यूक्लियस का मेन पर्पस यहाँ पे होने का ये है कि ये आपके पास मोमेंटम कंजर्व करवाता है। और दूसरी चीज, गामा रेस का कोई भी चार्ज नहीं होता, चार्ज लेस पार्टिकल है गामा। तो गामा आपके पास यहाँ पे आ रहा है, वो चार्ज लेस पार्टिकल है, और यहाँ पे इसने दो पेयर्स बनाए, एक इलेक्ट्रॉन बनाया, दूसरा पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन के पास इक्वल बट पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों का चार्ज मिला के देखो तो वो भी आपके पास जीरो चार्ज के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी क्या कहते हैं, अप्लाई होता है, वैलिडेट होता है, सही है। दिस इज योर पेयर प्रोडक्शन, जिसमें एक गामा रे न्यूक्लियस की विसिनिटी में या न्यूक्लियस के रीजन में इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का पेयर जनरेट करती है, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो ये क्या है, एक ऐसा फिनोमिनन है in which
गामा रेज कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपके पास न्यूक्लियस की विसिनिटी में। इन द विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, बिकॉज यहाँ पे पेयर पेयर ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में पार्टिकल एंटी पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मतलब दो ऐसी चीजें जिनका मास सेम है, चार्ज भी सेम है, लेकिन अपोजिट होता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और पॉजिट्रॉन का चार्ज इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, बट दोनों के दोनों आपके पास अपोजिट चार्जेस रखते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दोनों का मास भी बराबर है। सही है। तो यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन करने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, वो क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, या दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन, जिसमें आपके पास एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मैटर है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैटर में, इसलिए हम इसे मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। गुड है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या कहा आपके पास, लाइक वी रिक्वायर एनर्जी ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.02 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास होती है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ऑफ ग्रेटर देन या इक्वल टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन। अब ये क्यों रिक्वायर्ड होती है ये भी देख लो। आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का मास सेम होता है, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर करके देखोगे आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का रेस्ट मास जो रेस्ट एनर्जी जो आएगी दैट वुड बी 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन की 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, पॉजिट्रॉन के भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, और इन दोनों का सम करोगे तो वो आपके पास आता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास मिनिमम मिनिमम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होना लाजमी है। ओके, बिकॉज अगर उससे कम होगी तो आपके पास पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना होगा ही नहीं। सही है। तो यहाँ पे यू रिक्वायर मिनिमम एनर्जी ऑफ 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सवाल ये आता है कि आपके पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन बन जाता है, लेकिन जब उससे ज्यादा एनर्जी होती है तब ये होता है आपके पास, जब 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो आपके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में। तो प्रैक्टिकली जीरो प्रैक्टिकली ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड होती है। ओके, बिकॉज अगर आपकी एनर्जी सिंपली बराबर है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बनेंगे तो सही, लेकिन ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, ये दोनों आपस में मिलके वापस एनहाइलेट क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर देंगे एक दूसरे को। सो इन दोनों को बना के दूर भेजना होता है ना, काइनेटिक एनर्जी दे के एक दूसरे से दूर करना पड़ता है। वो काइनेटिक एनर्जी देने के लिए हमारे पास एनर्जी जो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिकली ये आपके पास होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम ये लिखते हैं थ्योरेटिकली कि आपके पास एनर्जी ग्रेटर देन या इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ओके, अब इसका रिवर्स प्रोसेस होता है आपके पास पेयर एनाइलेशन, जिसमें क्या होता है
इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आके आपस में मिलते हैं और एज अ रिजल्ट आपके पास दो गामा रेज बनती हैं। ओके, इसकी मैं अगर इक्वेशन लिख लूं पहले, तो इसकी इक्वेशन बनेगी आपके पास एक गामा रे, एक गामा रे आपके पास कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में और प्लस सम काइनेटिक एनर्जी में। सही है, ये इसकी इक्वेशन बनेगी आपके पास। अब दूसरा हम बनाने जा रहे हैं, दैट इज पेयर एनहाइलेशन, ऊपर वाले का अपोजिट। इसमें क्या होगा, दो, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, लाइक इसकी इक्वेशन में पहले लिख लेता हूँ। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, एज अ रिजल्ट आपके पास दो गामा रेज बनेंगी प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी उनकी। ओके, तो लाइक काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम इनकाउंटर नहीं करते, नॉर्मली लाजमी नहीं होती हमारे पास, लेकिन ये जो गामा रेज बन रही है, इन गामा रेज में गामा की जो वैल्यू होती है, गामा की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ दिस गामा इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, आपस में मिलके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एज अ रिजल्ट आपके पास दो गामा रेज बनती हैं। तो यहाँ पे एनर्जी, सॉरी, यहाँ पे मैटर कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, तो इसे हम कहेंगे डीमटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहेंगे, डीमटेरियलाइजेशन, मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। विद दिस आपका यहाँ तक ही कवर